वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। मैं हूं भावना। कैसे हैं आप सभी लोग? एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी आई होप आप लोग की बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो अब तक हमने टॉपिक किए हैं उसके बाद हम आज टॉपिक करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग से रिलेटेड। तो इस टॉपिक को भी हम आज कवर कर लेंगे। अगर आपको किसी ने मुझसे इस क्लास को लेते हुए कहा था कि आप शॉर्ट में एमसीक्यूज लाइए एनसीईआरटी बेस्ड, तो हमने वही कोशिश की है। आज एनसीईआरटी को ही सिर्फ शामिल किया है, जबकि मैं पहले की क्लासेस में कोशिश करती थी कि हर एक परीक्षा में आए हुए प्रश्न को उस टॉपिक से कवर किया जाए। ठीक है, जिससे अगर कहीं से भी आपका क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि ईएसवी का कोई भरोसा नहीं है। पिछली बार की परीक्षा में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो इधर उधर से भी आए हुए थे, जो कि फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट थी जिसकी। ठीक है, तो उसके बाद से थोड़ा सा विरोध हुआ था, फिर सेकंड शिफ्ट से थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के अंदर ही आए थे। तो हमारा मानना है कि हमें टॉपिक को क्लियर करके चलना है, और आज आपको एनसीईआरटी के लिए ही मैं सिर्फ क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी एनसीईआरटी के इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा अगर आप कंटेंट चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कंटेंट चाहते हैं पूरा नोट्स तैयार करने के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए जो कंटेंट को देखकर अपने नोट्स तैयार कर रहे थे, उनके लिए मैं क्लास लेकर आऊं। ठीक है, तो ये क्लास तो वैसे भी सभी के लिए है, जो भी इंटरेस्टेड है हमारे एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे बेस्ड क्लास में आने के लिए, तो उनका सभी का स्वागत है। पर जो कंटेंट बेस्ड क्लास चाहते हैं, तो मुझे एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल तत्पर हूँ आप लोगों के लिए भरपूर मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। पहला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ऑप्शन में है, सर डोनाल्ड रॉस, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और चौथा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो रक्त परिसंचरण की खोज ये की थी विलियम हार्वे ने। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज करता है विलियम हार्वे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कथन है फिर कूट दिया है, उसमें से हमें आंसर चूज करना है। ठीक है, तो अधिकांश परजीवी जो है, कथन क्या है हमारा, अधिकांश परजीवी पैरासाइट रोगजनक होते हैं। परजीवी को हम पैरासाइट में आते हैं, पैरासाइट हैं जो रोगजनक होते हैं। कारण क्या है, परजीवी। अब हम कारण को देखते हैं। तो परजीवी जो परपोषी होस्ट जिन्हें कहते हैं, के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति पहुंचाते हैं। तो आपने कथन और कारण दोनों पढ़ लिए हैं, आई होप समझ गए होंगे। अधिकांश परजीवी रोगजनक होते हैं, और कारण है परजीवी परपोषी के भीतर, जो उन्हें पोषित करते हैं, उसके भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। अब हम कूट देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सही कथन है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर सी है ऑप्शन कि कथन सही है तथा कारण गलत है। डी है ऑप्शन कथन गलत है तथा कारण सही है। तो हमें इसका विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न अगला हो गया, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई। तो हमें इन ऑप्शंस में से जो कथन है हमारा परजीवी का, पैरासाइट का, तो उसका हमें आंसर देखना है कि कथन और जो कूट दिया है उसमें से उसकी व्याख्या किस तरह से दी गई है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई। प्रश्न तीसरा है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव में टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है?
टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु जनित रोग है। दूसरा कथन है टाइफाइड रोग द्वारा मानव शरीर का फेफड़ा संक्रमित होता है। ठीक है, तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसका भी आंसर केवल एक सही है, क्योंकि मानव में टाइफाइड ज्वर एक जीवाणु जनित रोग है, जबकि टाइफाइड रोग मानव द्वारा जो फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता है। ठीक है, ये सीधा लीवर को इफेक्ट करता है। ठीक है, फेफड़ों में जाके ये संक्रमित नहीं करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना भाई इस पे। विडाल टेस्ट जो है, अगर आपके देखिए आपके टॉपिक जो दिए गए हैं सिलेबस, उसमें आपको जो रोग है और कैंसर एक टॉपिक है, आपका एड्स है, ठीक है, HIV एड्स है, इससे रिलेटेड और जो भी मानव जनित रोग हैं, परजीवियों से होते हैं, विषाणु जीवाणु जो भी है, उस रोग से रिलेटेड जो सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे हो सकता है इस वीडियो में कंप्लीट ना करवा पाऊं, लेकिन आपको अगर अच्छे से आपकी तैयारी करनी है बेहतर ढंग से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तो आपको जो MCQs हैं, क्वेश्चन आंसर, हो सकता है उसके माध्यम से थोड़े बहुत आपके इधर उधर मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है पूरा डिटेल में टॉपिक। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। चौथे प्रश्न का आंसर इस तरह से है कि एड्स है, मलेरिया या निमोनिया या टाइफाइड, जो बिडाल परीक्षण होता है, ठीक है, उसका संबंध किस रोग से, ये पूछा गया। तो बिडाल परीक्षण टाइफाइड रोग के लिए है। ठीक है, टाइफाइड रोग के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है निमोनिया रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निमोनिया रोग के संबंध में क्या है, कथनों पर विचार करना है। अब देखिए, यह एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में मानव शरीर का फेफड़ा संक्रमित हो जाता है। ठीक है, यह एक संक्रामक रोग है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, या उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो जो कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल तीन जो है ये एक संक्रामक रोग है, निमोनिया एक संक्रामक रोग है, इस तरह से इसमें आंसर करना है। तो ये विषाणु जनित इस रोग में मानव शरीर का फेफड़ा संक्रमित होता है, जबकि हाँ निमोनिया में क्या होता है, संक्रमित होता है। तो यहाँ पे असत्य लिखना है, सॉरी, यहाँ पे कथन को, असत्य कथन को हमें चूज करना था। ठीक है, और फिर आपके अनुसार इसका जो भी आंसर है वो मुझे कमेंट करिए, क्योंकि इस प्रश्न को थोड़ा सा जो प्रश्न के अनुसार अगर यहाँ पे सत्य लिखा है तो उसके अनुसार ये आंसर बिल्कुल मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो भी मैं इसको आपको अगले प्रश्न में बिल्कुल क्लियर करूंगी प्रश्न क्या है, मुझे इसका ध्यान देना है। ठीक है, फिर उसके अनुसार आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, इन कथनों के अनुसार। वैसे तो इसमें क्या है, सत्य है अगर तो सी ऑप्शन रह जाएगा। अगर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव में होने वाले जीवाणु रोग, ठीक है, जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है टाइफाइड, एड्स, मलेरिया, अतिसार, पेचिस, जिसे डायसेंट्री भी कहते हैं। कूट दिया है हमारे पास एक और दो, दो और तीन, दो, तीन और चार, और एक और चार। तो टाइफाइड, एड्स, मलेरिया, अतिसार, पेचिस कौन सा जीवाणु द्वारा होते हैं? इनमें से चारों में से ये पूछा गया है। तो केवल एक और चार जो हैं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टाइफाइड जीवाणु से होता है, सॉरी, टाइफाइड जीवाणु से होता है और पेचिस जो है जीवाणु से होता है। ठीक है, मलेरिया मच्छर से होता है और एड्स एक वायरस सिंड्रोम है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है? कौन सा रोग है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है? ऑप्शन में है कॉलरा, टीबी, मलेरिया या पोलियो। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का नाम है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न है
मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कथन है मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। असत्य कथन पूछा गया है, ठीक है। इस बीमारी में प्लाज्मोडियम जीवाणु स्पैरोजोइट्स लाल रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करती है, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। फिर सी ऑप्शन है, मलेरिया परजीवी को अपना चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की आवश्यकता पड़ती है। फिर अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तीनों नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य हैं। देखिए यहाँ पे असत्य कथन लिखा हुआ है, असत्य कथन छांटना था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विभिन्न परजीवियों तथा उनसे होने वाले रोगों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन है कवक, फंजाई, दाग, रिमबर्ग जिसे कहते हैं, कृमि, हाथी पांव, विषाणु, एड्स। तो ऑप्शन में है केवल एक, केवल दो, तीन, केवल तीन या एक, दो, तीन, ठीक है। तो विभिन्न परजीवियों से होने वाले रोगों के संबंध में युग्म जो सुमेलित है, सही सुमेलित है, वो तीनों सुमेलित हैं, ठीक है। तीनों का आंसर सही है। कवक दाद कवक से होता है, कृमि से होता है हाथी पांव, ठीक है, और वायरस से होता है एड्स। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में अंग प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट के लिए किसी भी दाता के अंग का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा कथन है अंग प्रत्यारोपण के बाद रोगी को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षा निरोधक इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो आंसर इसमें दो सही है, केवल दो कथन जो है वो दूसरा सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मानव शरीर में एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। दूसरा कथन है मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसिका भंग जो लिम्फोसाइट होता है और एक ऑर्गन है, ठीक है, जिसे क्या बोलते, ऊतक कोशिकाएं शामिल है। कूट है केवल वन, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो कौन सा कथन सत्य है दोनों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों आंसर सत्य हैं, ठीक है। दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं। अगला प्रश्न है, जो एड्स के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम है। दूसरा, इस रोग में मानव शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। और जो तीसरा ऑप्शन है, इस रोग के लिए जिम्मेदार वायरस में आरएनए जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? तो वो केवल वन है, ठीक है। पहला कथन असत्य है, इसका फुल फॉर्म एड्स का इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। बाकी ये जो है एक्वायर्ड यहाँ पे नहीं होता है, इसका ए ऑप्शन राइट नहीं है, तो ए कथन जो है वो हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, एड्स की बीमारी, हाँ आप लोग इसका पूरा फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, किसको याद है किसको, ठीक है। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन में है एलिसा, बिडाल, बायोप्सी, सीटी स्कैन। तो इसके लिए एलिसा नामक टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे बता दिया है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसारेट परख, ठीक है। तो इस तरह से अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। कैंसर रोग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ट्यूमर कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण खड़ी
की गई कोशिकाओं का भंडार है। ट्यूमर कोशिकाएं अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें भूखा मारती हैं। शरीर में कैंसर का पता लगाने के लिए ऊतकों की बायोप्सी, जिसे जीवरति परीक्षा और हिस्टोपैथोलॉजिकल जो है ऊतक विकृति परीक्षण किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हाँ, तो हमें सत्य कथन यहाँ से देखना है। तो इन तीनों में से जो कथन सत्य है वो है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक है। नहीं, इसमें से 1 मिनट, तीनों कथन को एक बार और नजर डाल लेते हैं। ट्यूमर कैंसर के अनियंत्रित वृद्धि के कारण खड़ी कोशिकाओं का भंडार है, भूखा मारती है, दूसरा भी सही है। और कैंसर में सही का पता लगाने के लिए बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षण किया जाता है। हाँ, तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में तीनों कथन दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धूम्रपान से शरीर के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड? धूम्रपान से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, जिन रोगियों की शल्य क्रिया सर्जी हुई होती है उन्हें पीड़ाहार के रूप में दिया जाता है। तो शल्य क्रिया वालों को के लिए कौन सी पीड़ाहारी दी जाती है? मॉर्फिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में खेतों में किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में धान के खेत में किया जाता है। नेक्स्ट है, किस तत्व के पोषण के लिए माइकोराइजा उत्तरदायी है? तो किस तत्व के लिए है माइकोराइजा? फास्फोरस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? तो निद्रा रोग का कारण या किस जंतु के कारण होता है? वो ट्रेपैनोसोमा के कारण होता है। अगला है, चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। चिकनगुनिया विषाणु जो है उसका वाहक है एडीज मच्छर। ठीक है। अगला प्रश्न है, एडिस इजिप्टाई जो वाहक है वो किसका वाहक है? ये वाहक है डेंगू बुखार का। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित मानव रोग है? तो पोलियो, पायरिया, अतिसार, हाथी पांव। जीवाणु जनित रोग पूछा गया है यहाँ पे। अतिसार जो है वो जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? विषाणु द्वारा नहीं उत्पन्न होता है, वो कौन सा रोग है? तो यहाँ पे आंसर है टीबी। ठीक है, टीबी। अगला प्रश्न है, विषाणु संक्रमण से रक्षा के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करता है? तो किस विषाणु जो संक्रमण से रक्षा के लिए किस प्रकार के प्रोटीन को उत्पन्न करता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और डिफिकल्टी लेवल भी बहुत अच्छा है इसका। तो ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। इसका आंसर है इंटरफेरोन प्रोटीन उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, लिम्फोसाइट्स का निर्माण निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण इनमें से लसिका में होता है। ठीक है, लसिका में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। और आज का आखिरी प्रश्न है, टीबी के टीके का नाम क्या है? तो टीबी के टीके के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिए गए थे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एनसीईआरटी बुक्स से मैं अब क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। जिसको कंटेंट मुझसे कवर करवाना है, आप नोट्स तैयार कर रहे थे तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट करिए, मैं नोट्स के लिए आपके लिए कंटेंट क्लास भी लेकर आऊंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर ढंग से करिए।